ध्यान दो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे और ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में भी आज जानकारी देंगे। तो ध्यान से समझोगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि सभी बातों को तुम सीख सको। ध्यान दो बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों कि दो स्लिट होता है, एक होता है S1 और एक S2। S1 स्लिट से I0 इंटेंसिटी का लाइट निकला और S2 स्लिट से भी I0 इंटेंसिटी का लाइट यहाँ पे जाता है। स्क्रीन पर मैक्सिमा मिनिमा बनता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग मैक्सिमा मिनिमा बनता है और जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है वह I रिजल्टेंट का जो फार्मूला होता है वह होता है बच्चों 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। यह फार्मूला तुम याद रखोगे। क्वेश्चन यह तो हमारा डाटा है, यह हम बता दिए। क्वेश्चन दिया रहेगा कि इफ पाथ डिफरेंस, जब पाथ डिफरेंस बच्चों पाथ डिफरेंस था लेमडा, जब पाथ डिफरेंस लेमडा था तो आई रिजल्टेंट की वैल्यू के थी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू के थी। तो अगर पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3 हुआ तो आई रिजल्टेंट की वैल्यू के टर्म में क्या होगी यह हमें बताना है। लेमडा जो है वह वेवलेंथ है। क्वेश्चन यह मिल गया, तो प्रॉब्लम मिल गया, तो इसके अनुसार हम लोग बनाएंगे। तो देखो आई रिजल्ट, देखो अगर हम यहाँ पे फार्मूला देखें तो उस फार्मूला में फाई है। फाई क्या है बच्चों? तो फाई को हम लोग बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो ध्यान दो, फेज डिफरेंस फाई बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो फाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा और डेल्टा एक्स की जगह लेमडा लिख दिए। अगर पाथ डिफरेंस लेमडा हो पहला केस में तो फाई की जगह पे क्या मिला हमें? 2 पाई मिला। आई रिजल्टेंट का फार्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, जिसका वैल्यू के दिया हुआ है। आई रिजल्टेंट का वैल्यू के दिया हुआ है, तो 4I0 cos स्क्वायर 2 पाई बाई 2 बराबर के हो गया। यहां से आगे बढ़ाते हैं बच्चों, तो आ गया 4I0 और cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो -1 का स्क्वायर बराबर के हो गया, इसलिए 4I0 बराबर आ गया के। तो 4I0 की वैल्यू हम के निकाल दिए। अब दूसरा केस है कि पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3 है। तो इफ पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 3 हो तो फेज डिफरेंस जो फाई है उसे हम लिखेंगे 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो फाई इज इक्वल टू आ गया 2 पाई बाई लेमडा डेल्टा एक्स लेमडा बाई 3, तो वैल्यू आ गया 2 पाई बाई 3। सिंस आई रिजल्टेंट का फार्मूला यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2 होता है। यहां पर 4I0 लिख दे बच्चों और cos स्क्वायर फाई बाई 2, तो cos स्क्वायर फाई के जगह पे 2 पाई बाई 3 लिखेंगे, 2 से डिवाइड होगा तो पाई बाई 3 आ जाएगा। 4I0 का वैल्यू के निकाल के रख चुके हैं, के लिख देंगे इसको, और cos पाई बाई 3 cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है स्क्वायर, यानी आई रिजल्टेंट आ गया k बाई 4। यही मेरा आंसर हो गया बच्चों। तो यह क्वेश्चन तुम देख रहे हो कि पाथ डिफरेंस अगर दिया रहेगा तो उसके हिसाब से हम फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। अब फेज डिफरेंस अगर हम निकाल लेंगे तो आई रिजल्टेंट का यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए यह फार्मूला होता है, फार्मूला लिखेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे। तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है, लेकिन बोर्ड में इस प्रकार के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए इस न्यूमेरिकल को बच्चों ध्यान देना आवश्यक है। तो ध्यान दोगे बच्चों, आगे के क्वेश्चन में हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आता है।
हम जानते हैं कि फ्रिंज विड्थ जो होता है वह बीटा होता है। फ्रिंज विड्थ क्या होता है? तो इंटरफेरेंस पैटर्न में मैक्सिमा मिनिमा बनता है। मैक्सिमा मिनिमा बनेगा तो हर एक मैक्सिमा का या मिनिमा का विड्थ होता है, वह विड्थ होता है लेमडा डी बाई डी। वह विड्थ होता है बच्चों लेमडा डी बाई डी। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें लेमडा डी बाई डी, अगर एपरेटस पहले एयर में था, अब पूरा एपरेटस को उठाकर तुम डाल दिए। देखो अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ का बात करें तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ की एंगल में चौड़ाई क्या है? तो लेमडा बाई डी होता है। इफ होल सिस्टम मतलब पूरा सिस्टम जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इज इमर्ज्ड इनटू वाटर, तो वाटर में डाल देंगे तो लेमडा जो है वह बदल के क्या हो जाएगा बच्चों? तो लेमडा वाटर हो जाएगा। लेमडा वाटर क्या होता है? तो लेमडा एयर बाई म्यू हो जाता है। लेमडा वाटर का वैल्यू वेवलेंथ इन वाटर बराबर होता है वेवलेंथ इन एयर बाई म्यू, यानी कि वेवलेंथ कम हो जाता है डेंसर मीडियम में। तो बीटा जो है वह लेमडा डी बाई म्यू इंटू डी हो जाएगा, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा जी होगा वह लेमडा म्यू इंटू डी हो जाएगा। तो अगर पूरा सिस्टम को हम वाटर में डाल देंगे तो फ्रिंज विड्थ मेरा बदल जाएगा, और जबकि मेरा एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी बदल जाएगा, डिवाइड हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वैल्यू से। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे देगा, और सभी वैल्यू दिए हुए रहेंगे तो हम वैल्यू पुट करके आंसर ला देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन होता है कि एयर में फ्रिंज विड्थ अगर बीटा वाटर जो होगा वह बीटा एयर बाई म्यू वाटर होगा। यह बात याद रखना है बच्चों। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। अब मेरा अगला कॉन्सेप्ट आता है इसी टर्म में कि अगर देखो बच्चों, आज हम जो न्यूमेरिकल्स क्लास करा रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक समझते जाना है। हम जानते हैं क्वेश्चन देखो इस प्रकार दे दिया, बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन देता है बच्चों, इसलिए ध्यान देना है। इफ एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ टू वेव्स बी 4/3, अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो 4/3 दे दिया, ठीक है, तो फाइंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट। मतलब देखो बच्चों समझना, दो वेव है, ऐसे एग्जांपल के तौर पे एक वेव ए साइन ओमेगा टी ले लेते हैं, दूसरा बी साइन ओमेगा टी प्लस 5 ले लेते हैं। ए बाई बी का वैल्यू दिया है 4/3। इन दोनों वेव के रिजल्टेंट का मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। आई मैक्स बराबर हम लोग पढ़े हैं कि √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों, और आई मीन का मतलब √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर होता है बच्चों, ठीक है। तो आई मैक्स बाई आई मीन √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर होता है, √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर होता है। देखो पीछे क्लास में हम बताए थे कि जब दो वेव सुपर इम्पोज करता है तो एक नया वेव प्रोड्यूस होता है, उसका जो एम्पलीट्यूड होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos 5 होता है, और उससे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्राप्त होता है उसका मैक्सिमा वैल्यू यह और मिनिमा वैल्यू यह होता है। इंटेंसिटी के बारे में बताया गया है कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए I1 बाई I2 A² बाई B² के बराबर होगा। क्लियर है बच्चों? अगर हम दोनों साइड रूट लगा दे तो √I1 बाई √I2 A बाई B के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों ध्यान देना कि इंटेंसिटी के रूट का रेशियो एम्पलीट्यूड रेशियो के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग
रूट आई वन बाई रूट आई टू, 1 रूट आई वन बाई रूट आई टू माइनस 1 का स्क्वायर कर दिए। क्या किए बच्चों, तो रूट आई टू से ऊपर डिवाइड किए तो यहाँ रूट आई टू लग गया, यहाँ रूट आई टू से डिवाइड होने से 1 हो गया, यहाँ रूट आई टू डिवाइड हो गया, यहाँ रूट आई टू से डिवाइड होने से 1 हो गया। तो यह हो गया बच्चों a बाई बी प्लस 1 का स्क्वायर और a बाई बी माइनस 1 का स्क्वायर। a बाई बी की वैल्यू क्या दी हुई है, तो 4 बाई 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 4 बाई 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल को भी हम बना सकते हैं। इसमें ध्यान देना कि आई मैक्स का क्या फॉर्मूला है, आई मीन का क्या फॉर्मूला है, दोनों को डिवाइड कर दिए। अब रूट आई वन रूट, यहाँ पे प्रॉब्लम यह है बच्चों कि एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है, न कि आई वन आई टू का रेशियो दिया है। तो पहले रूट, यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिख सकते थे, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसको 16 बाई 9 लिख सकते थे। ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को आई वन बाई आई टू लिख सकते थे 16 बाई 9, इसको रूट आई वन बाई रूट आई टू, दोनों साइड रूट चढ़ाते तो फिर 4 बाई 3 लिख सकते थे। तो रूट आई वन बाई रूट आई टू 4 बाई 3 आएगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखे कि a बाई बी को अगर हम r मान लें तो यहां से आई मैक्स बाई आई मीन का एक फॉर्मूला आ गया, r प्लस 1 का स्क्वायर बाई r माइनस 1 का स्क्वायर, जहां r जो है वह एम्पलीट्यूड रेशियो है, r जो है वह एम्पलीट्यूड रेशियो है। अगर इस तरह के और भी सवाल, ऐसे न्यूमेरिकल्स और भी न्यूमेरिकल आते हैं कि अगर मान लो बच्चों, इसको बाबू नोट कर लोगे और इससे सीखोगे। न्यूमेरिकल सीखना बहुत जरूरी होता है। जो भी बच्चे आज क्लास कर रहे हैं और पीछे के वेब के क्लास किए हैं, उनसे एक बात कहना है कि लाइट मतलब रे ऑप्टिक्स, वेब ऑप्टिक्स बोर्ड में और कंपटीशन में लगभग बराबर क्वेश्चन का पूछता है। इसलिए अगर तुम बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हो तो तुम कंपटीशन के लिए भी तैयार हो। देखो बच्चों, इंटेंसिटी रेशियो दिया है 25:16, मतलब I1 बाई I2 का वैल्यू 25/16 दिया है। अब फाइंड करना है I max बाई I min। तो I max का वैल्यू रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर होता है, I min का वैल्यू रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर होता है। बच्चों रूट I2 से अगर डिवाइड करते हो तो रूट I1 बाई रूट I2, यहाँ प्लस 1 हो गया स्क्वायर, रूट I1 रूट I2 माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे रूट I1 बाई रूट I2 का वैल्यू दोनों साइड रूट चढ़ाने से 5/4 आ जाएगा। लिख दोगे 5/4 प्लस 1 का स्क्वायर और 5/4 माइनस 1 का स्क्वायर। इस तरह से भी हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो ध्यान पूर्वक अगर चीजों को समझोगे बच्चों तो क्वेश्चन को जरूर बना लोगे। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे तो क्लियर व्यू बनने लगेगा। अब आते हैं कि जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उसमें 2 स्लिट लेते हैं, S1 और S2, और स्क्रीन पर हम लोग मैक्सिमा मिनिमा, मान लो यहाँ सेंटर पे तो मैक्सिमा मिलता है, सेंटर पे मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, यहाँ पे मिनिमा, यहाँ मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ब्राइट फ्रिंज और मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज। इस तरह से मेरा ऑप्टेन होते जाता है। तो डिस्टिंक्ट मतलब डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस के लिए ध्यान दो, समझो। डिस्टिंक्ट इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमा का जो पोजीशन है वही रहे, मिनिमा का जो पोजीशन रहे वही रहे, मतलब अलग अलग, मैक्सिमा अलग दिखे, मिनिमा अलग दिखे, मैक्सिमा अलग दिखे, मिनिमा अलग दिखे। क्या क्या कंडीशन हो सकता है? तो पहला कंडीशन यह है कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होने चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होने चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज मतलब होता है बच्चों कि फेज डिफरेंस दोनों के बीच का कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस डज नॉट चेंज विथ टाइम, अगर टाइम के अनुसार फेज डिफरेंस बदलने लगा तो उसे इनकोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं।
और वैसी स्थितियों में मैक्सिमा मिनिमा का पोजीशन बदलत रहता है, इतना तेज बदलता है कि हम देख भी नहीं पाते हैं। तो वैसे स्थितियों में हम इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं पा पाएंगे। तो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, ओमेगा सेम होना चाहिए कोहेरेंट के लिए, वेवलेंथ तुम्हारा सेम होना चाहिए, वेवलेंथ जो है वह भी दोनों का सेम होना चाहिए, स्पीड एक मीडियम में है तो सेम होना चाहिए। यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए अलग अलग मैक्सिमा और मिनिमा के पोजीशन के लिए। देखो बच्चों, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि एम्पलीट्यूड ऑफ बोथ वेव्स, जो दोनों वेव्स का आर इक्वल, या तो इक्वल हो या नियरली इक्वल हो, या तो इक्वल होने चाहिए या नियरली इक्वल होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को बच्चों ध्यान से समझना होगा। मतलब कहने का अर्थ यह है बाबू कि अगर मान लिया जाए ए और बी एम्पलीट्यूड है, ठीक, तब ए मैक्स क्या होता है, तो ए प्लस बी होता है, और ए मीन क्या होता है, तो ए माइनस बी होता है। तो मान लो अगर 100 है, ए का वैल्यू 100 है, ए का वैल्यू मान लो 100 है और बी का वैल्यू भी 100 है, तो दोनों 100 रहेगा, तो ए मैक्स का वैल्यू आ जाएगा 200 और मिनिमम आ जाएगा 0। तो 200 पे मैक्सिमा दिखेगा और 0 पे मिनिमा दिखेगा। मान लो ए का वैल्यू तुम्हारा रहा 100 और बी का वैल्यू रहा 5, तो ए मैक्स आ जाएगा 105 और ए मीन आ जाएगा 95। तो यहाँ पे मैक्सिमा थोड़ा कम मैक्सिमा बनेगा, तो मैक्सिमा के बगल वाला थोड़ा सा हल्का मिनिमा रहेगा, वो मैक्सिमा के तरह ही दिखने लगेगा। मतलब मिनिमा मतलब डार्क दिखना चाहिए ना, तो डार्क दिखने के लिए यह इसके तुलना में जो इसका एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमा के तुलना में मिनिमा का जो एम्पलीट्यूड है कम होना चाहिए। और जब दोनों अगर लगभग बराबर होंगे तो कम होकर 0 हो जाएगा, लेकिन अगर नियरली इक्वल ना हो, दूर दूर हो, मतलब 100 हो और यह 2 हो, तो मैक्सिमा तो 102 इंटेंसिटी का बन जाएगा और मिनिमा 98 का बन जाएगा, तो दिख नहीं पाएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए वो या तो इक्वल हो या नियरली इक्वल हो। चौथा पॉइंट आता है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स होने चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स का मतलब होता है सिंगल कलर। इसको हम एक्सपेरिमेंट में ही बता रहे थे कि वेवलेंथ सेम होना चाहिए, इसका वेवलेंथ का कॉम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्हाइट लाइट डाल दिए, व्हाइट में बहुत सारा अलग अलग कलर होता है, सबका अलग अलग वेवलेंथ होता है, तो अलग अलग मैक्सिमा मिनिमा का लोकेशन नहीं मिल पाएगा। तो यह पॉइंट्स हैं, यह बाबू ध्यान रखना है अलग अलग इंटरफेरेंस को देखने के लिए कि कोहेरेंट होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, स्पीड सब सेम होने चाहिए, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड या तो बराबर हो या नियरली बराबर हो, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए मतलब सिंगल कलर लाइट का हो। अगर मान लेते हैं एक कॉन्सेप्ट आता है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अगर इंडिपेंडेंट लाइट है या एक S1 सोर्स है और या S2 सोर्स है, इंडिपेंडेंट है, S1 S2 इंडिपेंडेंट है, एक दूसरा पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट अगर होंगे तो स्क्रीन पर इंटरफेरेंस देंगे कि नहीं। जब यह दोनों एक दूसरा पर डिपेंड नहीं करेंगे तो दोनों का ओमेगा अलग अलग होगा, जनरली इंडिपेंडेंट है, कोई मतलब नहीं इसका ओमेगा क्या हो और इसका ओमेगा क्या हो। तो दोनों का ओमेगा जब अलग अलग हो जाएगा तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो पाएगा, टाइम के अनुसार फेज डिफरेंस बदलने लगेगा। तो कुछ समय के लिए यहाँ पे अगर मैक्सिमा मिला तो उसी पोजीशन पर फिर मिनिमा मिल जाएगा। जबकि इंटरफेरेंस के लिए एक जगह मैक्सिमा बन गया तो फिर बगल में मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर बगल में मिनिमा, ऐसा बनना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे लाइन याद रखो, इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट क्रिएट इंटरफेरेंस। दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट का फेज डिफरेंस वेरिएबल होगा, टाइम के अनुसार डिपेंड करेगा। तो लोकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा टाइम के अनुसार चेंज करने लगेगा, जो कि
हम इतना तेज होगा, लाइट का स्पीड तो बाबू बहुत तेज होता है, इतना तेज होगा कि हम लोग देख भी नहीं पाएंगे। तो यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बाबू जानो। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहुत आवश्यक होता है, ध्यान पूर्वक अगले बातों को। मान लिया जाए यह सोर्स ऑफ लाइट है, यही ना आगे जाके S1 और S2 दो पार्ट में बढ़ता है। यहां पर आकर सेंटर ऑफ स्क्रीन पर यहां पर मैक्सिमा बनता है। यहां सिंगल कलर लाइट हम यूज करते हैं, एक कलर का लाइट यूज करते हैं, ठीक ना। अगर यहां व्हाइट लाइट हो, व्हाइट लाइट अगर होगा, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट अगर होगा तो क्या होगा, ऐसा सवाल देखो बच्चों। तो देखो इस पोजीशन पर सबका पाथ डिफरेंस 0 होगा। व्हाइट लाइट में तो बहुत सारे कलर होंगे, लेकिन सबका पाथ डिफरेंस 0 होगा, और पाथ डिफरेंस 0 होगा तो यहाँ पे तो मैक्सिमा बनेगा। फिर यहाँ पे बात समझो बच्चों, y बराबर, कॉन्सेप्ट को पूरा ध्यान पूर्वक समझना। मान लो बच्चों y बराबर, जैसे जैसे फिर हम हाइट आगे बढ़ते हैं, n लेमडा d/d होता है, ठीक है। n की जगह अगर 1 रखे पहला मैक्सिमा के लिए n लेमडा d/d, यह पोजीशन है y का पहला मैक्सिमा के लिए, ठीक। पीछे हम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में तुम बातों को देख सकते हो। यह सब बात बच्चों याद रखना चाहिए कि कहां पे मैक्सिमा मिलेगा, तो लेमडा d/d पर। तो लेमडा जिसका अधिक होगा, तो लेमडा किसका, देखो व्हाइट लाइट तो बाबू कॉम्बिनेशन है विब्योर, इतना कलर का कॉम्बिनेशन है। तो रेड का जो वेवलेंथ है सबसे अधिक है, रेड का वेवलेंथ जो है वह सबसे अधिक है, और सबसे कम वेवलेंथ है वॉयलेट का, सबसे कम वेवलेंथ है बच्चों वॉयलेट का। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह आएगा कि यहाँ पे जब जस्ट बगल में जब मिनिमा बनने की बारी आएगी, तो मिनिमा का लोकेशन होता है 2n+1 लेमडा d/2d होता है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले वॉयलेट का मिनिमा बनेगा। तो वॉयलेट का मिनिमा बना, वॉयलेट का ही सबका इंटेंसिटी 0 हो गया, तो दिखेगा कौन, रेडिस दिखेगा। तो यहाँ रेडिस व्हाइट दिखेगा, ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे ब्लूइश व्हाइट दिखेगा। यानी मिनिमा का कॉम्पोजिशन जो होगा, मिनिमा जो बनेगा, पहले मिनिमा बन जाएगा वॉयलेट का, समझना, पहले वेवलेंथ कम होता है वॉयलेट का, तो पहले मिनिमा बन जाएगा वॉयलेट का, तो वॉयलेट खत्म हो जाएगा, फिर इंडिगो खत्म हो जाएगा, ब्लू खत्म हो जाएगा, ग्रीन खत्म हो जाएगा, लो रेड बचा रहेगा, तो इधर रेडिश व्हाइट रहेगा। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ोगे ब्लूइश व्हाइट बनेगा, फिर मैक्सिमा बनेगा, समझो बात। तो यहाँ पे पहले रेड कलर दिखेगा, फिर लास्ट में ब्लूइश, मतलब सबसे लास्ट में तुमको वॉयलेट कलर का दिखेगा मिनिमा, समझिए बच्चों। तो यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, रेडिश व्हाइट से ब्लूइश व्हाइट तक बढ़ेंगे, तो यही प्रॉब्लम हो सकता है। और कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट हम यूज करते हैं, और हम व्हाइट लाइट यूज करें तो व्हाइट लाइट में तो 7 को कलर है, तो यहाँ पे तो भाई मैक्सिमा बन जाएगा। लेकिन जैसे ही ऊपर उठेंगे तो सबसे पहले मिनिमा बन जाएगा वॉयलेट का, तो मिनिमा वॉयलेट नहीं दिखेगा, तो रेड जो है वो दिखेगा, रेड दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, येलो, तो रेडिश टाइप का यहाँ दिखेगा। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ब्लूइश हो जाएगा, समझ गया ना बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी कभी ऐसा सवाल आता है कि वॉयलेट इज रिप्लेस्ड बाई रेड। मान लो मैंने पहले कौन बना रहे थे, वॉयलेट यूज कर रहे थे सोर्स, अब रेड यूज करेंगे, तो बीटा बराबर होता है लेमडा d/d। तो वेवलेंथ बढ़ गया तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी बड़ा बड़ा मैक्सिमा और मिनिमा का बनेगा। देखो डिस्टिंक्ट अलग अलग इंटरफेरेंस बनने के लिए d से बड़ा होना भी आवश्यक है। यह बात भी बच्चों तुम लोग ध्यान देना, d का जो है बड़ा d से बड़ा होना भी आवश्यक है। तो कॉन्सेप्ट समझोगे ध्यान से तो बहुत सारी चीजों को सीख पाओगे इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, तो क्या कॉन्सेप्ट हम सीखें, ध्यान दो बच्चों। हम लोग सीखें
कि एक सोर्स ऑफ लाइट S1 है, एक सोर्स ऑफ लाइट S2 है। ठीक, अब यहां पर स्क्रीन पर हम मैक्सिमा मिनिमा पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे कोई पॉइंट P ले लेते हैं, उससे लाइट S1 से यहां पहुंचा, फिर S2 से लाइट वहां पहुंचा। यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यह परपेंडिकुलर, यही जो यहां से डिस्टेंस, इसको M मान लो, यही जो P दिख रहा है ना, P, यही पाथ डिफरेंस है। P लिखो, डेल्टा X लिखो, यही तुम्हारा क्या है बच्चों, पाथ डिफरेंस है। यह दोनों रेंज देखो, यहां से यहां तक लगभग बराबर पाथ हो गया, यही ना एक्स्ट्रा पाथ चला। S2 से P तक पहुंचने तक में यह जो पाथ है वह एक्स्ट्रा पाथ चला, यही तुम्हारा पाथ डिफरेंस है। और इसी के आधार पे फेज डिफरेंस निकालते हैं, इसी के आधार पर हम फेज डिफरेंस निकालते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक समझना बच्चों। तो अगर इसी में हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, कि अगर हम यहां इसको थीटा माने तो यह 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। यह 90 डिग्री है तो फिर यह थीटा हो जाएगा, समझना ध्यान से। यह d है और यह लेंथ y है, d। ठीक, बोलोगे कि y नहीं है, y प्लस d/2 है, तो d बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होगा। तो tan थीटा बराबर हम y/d लिख सकते हैं, tan थीटा y/d लिख सकते हैं। और इस ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे, इस ट्रायंगल के हिसाब से, तो साइन थीटा मेरा p/d है। देखो यहां से साइन थीटा लिखेंगे तो p/d, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिखेंगे। सिंस थीटा बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, इसलिए थीटा टेंस टू साइन थीटा होगा और थीटा टेंस टू टेन थीटा होगा, इसलिए टेन थीटा बराबर p/d लिख सकते हैं हम। इसलिए p/d बराबर हो जाएगा y/d। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों कि जो पाथ डिफरेंस होता है ना, पाथ डिफरेंस जो होता है p, वह yd/d होता है। जो डेल्टा x होता है वह yd/d होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भूलना नहीं बच्चों, कि पाथ डिफरेंस जो होता है yd/d होता है। इस तरह से इसे दिखा भी सकते हो तुम लोग। वैसे तुम्हारे पास तो पाथ डिफरेंस एक्सप्रेशन में निकाल के लाए थे, डेल्टा x S2p माइनस S1p, पीछे के क्लास में जाओगे तो देखोगे यह yd/d ही आया था। देखोगे इतना वैल्यू घटा के लाए थे, तो इतना झंझट का भी जरूरत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट में हम तुम्हें दिखा दिए। ऐसे S2p माइनस S1p करोगे तो yd/d ही आया होगा, कॉपी पीछे जाके देख लोगे। बहुत स्पेशल चैप्टर है, इसलिए बार बार पढ़ना, बहुत मेहनत करना बहुत जरूरी हो जाता है बच्चों ऐसे चैप्टरों में। ध्यान पूर्वक अब आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखो, मान लो बच्चों, क्वेश्चन है कि S1 एक स्लिट है और S2 एक स्लिट है। स्क्रीन पर यहां पर मैक्सिमा बन रहा है। ठीक है बच्चों, लेमडा तुम्हारा वेवलेंथ है, यह d है और यह बच्चों d है। ठीक, इतना तो पता है। अब कह रहा है कि यहां पे मैक्सिमा बन रहा है, यहां पे मैक्सिमा बन रहा है, और मैं यहां से β/3 डिस्टेंस पर, बीटा क्या है तो फ्रिंज विड्थ है। बीटा क्या है बच्चों तो फ्रिंज विड्थ। तो β/3 डिस्टेंस पर क्या इंटेंसिटी होगा लाइट का, यह बताना है। β/3 डिस्टेंस पर क्या इंटेंसिटी होगा, और यहां से जो लाइट निकल रहा है I0 इंटेंसिटी का निकल रहा है, और यह I0 इंटेंसिटी का निकल रहा है। यह CBSE बोर्ड में एक बार पूछ दिया था क्वेश्चन बोर्ड में, और बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन इसको माना जाता है। तो हम जानते हैं कि I रिजल्टेंट का वैल्यू जब दोनों इंटेंसिटी बराबर हो तो 4I0 cos स्क्वायर π/2 होता है, और I मैक्स का वैल्यू 4I0 होगा। I मैक्स का वैल्यू क्या होगा बच्चों तो 4I0। तो यहाँ पे तो वैल्यू हमारा पता है कि 4I0 है,
तो बीटा बाई 3 मतलब y के जगह पर यहां से जो लोकेशन हम ऊपर जाते 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 हैं तो y का वैल्यू यहां क्या दिया है हमको, बीटा बाई 3। तो y के जगह पर बीटा के जगह लेमडा डी बाई डी होता है, पढ़े हैं, लिख दिया गया, समझ गया बच्चों। तो इस पॉइंट पर मेरा लाइट यहां से आया और यहां से आया। किसी भी पॉइंट पर, स्क्रीन के किसी भी पॉइंट पर लाइट वेव S1 से आता है और S2 से आता है, सुपर इम्पोज करके वहां रिजल्टेंट इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है। उस पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी होता है यह डिपेंड करता है कितना फेज डिफरेंस है दोनों लाइट को ट्रेवल करके आने में। ट्रेवल करके आने में देखने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस जिसे हम डेल्टा एक्स कहते हैं, जिसका वैल्यू S2P माइनस S1P होगा, और डेल्टा एक्स का वैल्यू हम पढ़े हैं YD बाई डी होता है, जस्ट इसके पहले भी पढ़ाए हैं और बहुत पहले फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। y के जगह लेमडा डी बाई 3d और यहाँ पे आ गया d बाई डी, d से d कैंसिल, d से d कैंसिल, डेल्टा एक्स आ गया लेमडा बाई 3। डेल्टा एक्स अगर पता चल गया ना बच्चों तो हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस देखो, कॉन्सेप्ट समझो, किसी भी पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा तो देखो बच्चों यहां पर O पर 4I0 बना और फिर जाकर लेमडा बाई 2 पर जाके 0 बन गया, और फिर लेमडा डिस्टेंस पर 4I0 बन गया। तो यहाँ पे लेमडा बाई 3 डिस्टेंस पे तो कुछ अलग इंटेंसिटी होगा ना, लेमडा बाई 3 पाथ डिफरेंस पे कुछ अलग इंटेंसिटी होगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जो स्क्रीन पर मैक्सिमा मिनिमा बनता है वो या तो 4I0 या तो 0 बनता है, गलत सोच है। 4I0 से घटते घटते 0 जाता है तो बीच में भी तो कुछ इंटेंसिटी होगा। मतलब किसी भी पॉइंट पर में क्या इंटेंसिटी बनता है इसे प्राप्त करने के लिए दोनों वेव का वहां सुपरपोजिशन होता है, और सुपरपोजिशन वेव में रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए फाई चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए, और फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमें पाथ डिफरेंस चाहिए। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए पाथ डिफरेंस की वैल्यू YD बाई डी होती है। यहाँ 2π बाई लेमडा और लेमडा बाई 3, तो क्या वैल्यू आ गया बच्चों, 2π बाई 3। सिंस आई रिजल्टेंट बराबर 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2 लिख देंगे हम, तो 4I0 cos स्क्वायर पाई बाई 3 हो जाएगा। तो 4I0 1/2 का स्क्वायर, तो 4I0 और 1/4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर I0 मिल गया। तो आई रिजल्टेंट की वैल्यू हम प्राप्त कर लिए। यह जो क्वेश्चन तुम देख रहे हो यह CBSE बोर्ड में आया हुआ रिसेंट क्वेश्चन है, 2-3 साल पहले का ही क्वेश्चन है, रिसेंट क्वेश्चन है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ पूछकर और ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया था। तो CBSE बोर्ड केवल किताब को उठा के क्वेश्चन नहीं पूछता है, सभी बच्चे जानते होंगे CBSE बोर्ड में अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। हमेशा बच्चों को इशू रहता है कि हम लोग नहीं बना पाते हैं, पेपर टफ आता है, तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा बच्चों, कैसे क्वेश्चन बना पाओगे। तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और प्रॉब्लम यह चैनल यह क्लास कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चन को भी हम करा देंगे। जब तुम देखोगे अंतिम में क्वेश्चन बैंक्स अलग अलग डिफरेंट बोर्ड के, वह सब भी करा के तुम्हें देंगे, सभी कंपटीशन का तैयारी भी करा के तुम्हें देंगे। तो अभी तक हम जाने कि दो वेव आकर, एक वेव है y1 बराबर a sin ओमेगा t b sin ओमेगा t प्लस फाई, दो वेव आपस में आके टकराए तो एक नया एम्पलीट्यूड बना, वह एम्पलीट्यूड रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई होता है। लाइट का इंटेंसिटी पर आई रिजल्टेंट का वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई होता है, और I मैक्स की वैल्यू रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर होता है। I मीन की वैल्यू रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर होता है। इसका अर्थ यह होगा बच्चों कि दो वेव आकर किसी पॉइंट पर मिलता है
तो उस पॉइंट को यह एसएचएम कराने लगता है। तो वहां पे जो इंटेंसिटी होगा, एम्पलीट्यूड होगा, कभी मैक्सिमम भी हो सकता है और कभी मिनिमम भी हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर दो लाइट वेव आकर लड़ के एक स्क्रीन पर फिगर बनाता है तो मैक्सिमा मिनिमा बनाता है। लेकिन यह बनाने के लिए जो फाई है वह कांस्टेंट होना आवश्यक है। अगर यह समय के साथ बदलेगा तो यह समय के साथ बदल जाएगा और फिर यह भी टाइम के साथ बदल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि टाइम के साथ बदले। तो थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट दो डबल स्लिट में लाइट को एंट्री करके सुपर इम्पोज करा के स्क्रीन पर देखे कि मैक्सिमा मिनिमा ऑब्जर्वेशन हुआ। मैक्सिमा मिनिमा ऑब्जर्वेशन कब हो सकता है? जब वह वेव हो। तो पता चल गया कि लाइट बाबू एक वेव है और वेव। अब रिजल्टेंट में हम लोग यह देखे बच्चों कि वहां तक पहुंचने में क्या पाथ डिफरेंस होगा या क्या फेज डिफरेंस होगा कि मैक्सिमा मिलेगा। तो मैक्सिमा मिलने के लिए फाई का वैल्यू 2n पाई होना चाहिए और मिनिमा मिलने के लिए 2n + 1 पाई होना चाहिए। फिर इसी को पाथ डिफरेंस के हिसाब से लिखें तो यह n लेमडा होना चाहिए और यह 2n + 1 λ/2 होना चाहिए। ठीक है, इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज मैक्सिमा कहें, इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिनिमा और डार्क फ्रिंज भी हम कहें। फिर उसके बाद हम लोग का कॉन्सेप्ट आ गया कि फेज डिफरेंस के आधार पर ही मेरा कॉन्सेप्ट बनता है। फिर हम देखें कि मोनोक्रोमेटिक सिंगल कलर लाइट ही इंटरफेरेंस दे सकता है। अगर वह सिंगल कलर लाइट नहीं होगा, लाइट के कॉम्बिनेशन होंगे, कलर के कॉम्बिनेशन होंगे तो मैक्सिमा मिनिमा डिस्टिंक्ट नहीं दे पाएगा। तो बहुत सारे बातें आज बताए। पिछले सभी क्लासों को कंप्लीट करते हुए अब एक क्लास और मेरा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बच रहा है। उसमें हम ऑप्टिकल पाथ बताएंगे और भी इसमें कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स कराएंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। उस क्लास के बाद मेरा 2 टॉपिक और लाइट वेव में बच रहा है, एक डिफ्रैक्शन और एक पोलराइजेशन। तो लगभग 4 क्लास में और मेरा लाइट कंप्लीट हो जाएगा। तो मेहनत करते रहो बच्चों, पढ़ते रहो, लेकिन सभी लाइट वेव्स को कंप्लीट जरूर करो।